नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्यन जी के में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अभी मुगल साम्राज्य चल रहा है और कल हम लोग इसका मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया है। आज दूसरा क्लास है, यानी एक क्लास मुगल साम्राज्य, एक क्लास हो गया है, आज है दूसरा क्लास। तो आज कौन सा दूसरा क्लास? क्लास दो है यार। देखिए, तो मुगल साम्राज्य का स्थापना कैसे होता है, क्यों हुआ, कैसे आक्रमण हुआ, इसके पीछे क्या राजनीतिक स्थिति रहा, क्या भारत की स्थिति थी, क्या विदेशों की स्थिति थी, हर चीज को मैं डीपली आपको समझा चुका हूं। तो दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो विद्यार्थी यदि इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, पार्ट 1 आपको वो देख लीजिए। रीजन कि वो वीडियो देख लीजिएगा ना तो ये समझना बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको। तो बहुत इजी हो जाएगा, 50% इजी हो जाएगा। तो वो वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए, यानी मुगल साम्राज्य का बाबर का जो पार्ट 1 है वो देख लीजिए। मुगल साम्राज्य में वो चल रहा है, मुगल साम्राज्य में कौन सा, हम लोग बाबर पढ़ रहे हैं। तो बाबर का क्लास 1 हो चुका है, ये है क्लास 2 और इसमें पूरा बाबर को हम लोग खत्म कर देंगे। तो पार्ट 1 हो गया है, मान क्लास 1। तो उसमें कैसे कैसे स्थापना हुआ, स्थापना उनके राज्य क्या थी, सभी हम बता चुके हैं। और आज हम लोग क्लास 2 करेंगे। तो चलिए ठीक है, क्लास 2 में चलते हैं। वो वीडियो नहीं भी देखिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से समझ में आएगा, पूरा ज्ञान आपको नहीं मिल पाएगा। तो पूरा ज्ञान पाने के लिए आप पार्ट 1 बिल्कुल देखिए, फिर आपको इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्लास की तरफ। कल के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज करता हूं, उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ से और समझना इजी हो जाएगा। देखिए, मैंने कल क्या बताया था कि ये लगभग हमारा भारत का मैप है, टूटा फूटा जो भी है, समझ में आ रहा है ना कि भारत का मैप है लगभग। ये हमारा भारत का मैप हो गया। इस तरह का क्षेत्र है, ये हो गया ये हो गया फरगना। फरगना है, यहाँ पे फरगना लिख देते हैं, फरगना। फरगना के क्षेत्र हो गया, ये फरगना हो गया। यहां हो गया हमारा ये काबुल, काबुल का क्षेत्र हो गया, काबुल, गजनी, ये हो गया समरकंद, समरकंद। तो बाबर ने क्या किया था कि सबसे ये यहां का रहने वाला बाबर था, बाबर रहने वाला था, यहां का रहने वाला था बाबर, यहां का रहने वाला था। तो बाबर, एक मिनट समझाते हैं फिर आप समझ लीजिएगा। बाबर यहां का रहने वाला था, तो बाबर यहां से पहले समरकंद को जीता, समरकंद को जीतने के बाद फिर काबुल को जीता, गजनी को जीता, पूरा इस क्षेत्र को जीत लिया। जीतने में इसको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, कैसे कैसे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पार्ट 1 में विस्तृत रूप में बता दिया हूं। आज हम उतना भी बताएंगे कि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फाइनली देखिए, बाबर यहाँ था, समरकंद को, काबुल, गजनी, कंधार आदि क्षेत्र को जीत लिया। जीतने के बाद इस क्षेत्र में जो वर्चस्व जमा लिया और इस क्षेत्र में पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया। इतना ही नहीं, पंजाब के जो है यहाँ लाहौर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर से लेकर के पंजाब के जितना क्षेत्र था इस साइड में सभी को जीत लिया। जीतने के फलस्वरूप क्या हुआ कि बाबर को एक मौका मिल गया। कौन सा मौका? तो देखिए, ये हो गया हमारा दिल्ली, और दिल्ली में लोधी वंश का शासन चल रहा था, और था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत चल रहा था, और लोधी वंश का कौन सा शासक था? इब्राहिम लोधी तक यहाँ पे। इसके बाद यहाँ एक राजस्थान का क्षेत्र है, जो कि यहाँ का एक शासक है जिसका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा थे। यहाँ था हमारा विजयनगर तो उस टाइम नहीं, विजयनगर साम्राज्य था नीचे, ऊपर में था बहमनी साम्राज्य। रीजन क्या हुआ? देखिए, आपस में ही मतभेद हो गया। समझिएगा एक बार ध्यान से, फिर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से पूरा जीतने के बाद बाबर फाइनली यहाँ लाहौर, पंजाब के क्षेत्र में आकर के पूरा यहाँ जीत लेता है। जीतने के बाद क्या हुआ कि इसने जीत लिया क्षेत्र को। तो दिल्ली सल्तनत के जो इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था उस टाइम, इसके लोग बोलता है कोई रिश्तेदार था, कोई बताया भतीजा लोग था, जिसका नाम था आलम खां एवं दौलत खां। आलम खां, दौलत खां, जो कि रिश्तेदार था लोग, उसका मतलब भतीजा भी था लोग, किसका? इब्राहिम लोधी का। तो इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार भतीजा आलम खां एवं
लोधी दौलत खां, तो आलम खां दौलत खां दोनों ने आमंत्रित किया यहाँ से बाबर को। बाबर को आमंत्रित किया, बोला ए बाबर वहां क्यों लूटपाट कर रहा है, तो एक काम करो तुम आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे आओ दिल्ली पे आकर के आक्रमण करो, दिल्ली पे यहाँ पे, और दिल्ली पे आक्रमण करो और इब्राहिम लोदी को या इसको मार दो, अब मार करके जो लेना है लेकर के चले जाओ, सत्ता मेरे को दे दो। इस बात को सहयोग राणा सांगा ने भी किया है बाबर का। बाबर का सहयोग राणा सांगा ने भी बात कहा, नहीं ठीक है बाबर तू आओ यहाँ से मार, सोच रहा था लोग कि बाबर आएगा इब्राहिम लोदी को मार के चला जाएगा, हम सत्ता ले लेंगे। जब यहाँ पे आलम खां दौलत खां का सहयोग मिला, राणा सांगा ने इसका आमंत्रित किया, सब मिल करके, तो पुनः बाबर आता है भारत में। बाबर भारत में आता है तो बाबर और इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था, तो इब्राहिम और बाबर लोदी के बीच एक युद्ध होता है। सबसे पहला युद्ध बाबर का होता है, वो कहाँ होता है, तो हरियाणा के क्षेत्र में एक जगह है जो कि पानीपत के नाम से जाना जाता है। तो पानीपत के जो क्षेत्र में, पानीपत के मैदान में दोनों के बीच युद्ध होता है कि इसका बाबर इधर से आएगा बाबर और इधर से आएगा इब्राहिम लोदी, और दोनों के बीच यहाँ पर युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया है। तो देखिए हम लोग अब देखेंगे क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आपको ये मैं समझाना चाहता था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कैसे हुआ, होने का कारण क्या था। तो बाबर साम्राज्य जीतते हुए आ रहा था, फाइनली यहाँ आने के बाद भारत से ही लोग इसको आमंत्रित किया। यह कौन सा? आलम खां दौलत खां राणा सांगा ने आमंत्रित किया, फिर बाबर ने इसको सहयोग से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो अब चलते हैं आगे घटना कैसे घटता है, अब देखिए। तो समझ में आ गया पानीपत का युद्ध कैसे हुआ, तो अपने लोग ही इसको आमंत्रित किया था और फाइनली यहाँ से भारत में आक्रमण करता है और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध से कैसे क्वेश्चन पूछता है ये लोग हम लोग समझेंगे। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध मैं क्या बताया, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया, ठीक है। तो देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक जो कि लोदी वंश के थे इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। देखिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, पराजित कर लिया। इब्राहिम लोदी कौन सा वंश का था, तो लोदी वंश का, जो कि दिल्ली सल्तनत का ये शासक था। तो क्लियर हो गया, बाबर ने किसको हराया, इब्राहिम लोदी को हराया, जो कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का शासक था, जिसको बाबर ने हरा दिया। कहाँ हराया, तो पानीपत का मैदान में। दोस्त ये भी बताया जाता है कि पानीपत के मैदान में ही इब्राहिम लोदी मारा गया था। और दिल्ली सल्तनत का, मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था उस समय आपको बता दिया हूं कि युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इब्राहिम लोदी है, जो कि युद्ध की भूमि में ही अपने वीरता को दिखाते हुए भले वापस नहीं आया, भले मर गया। तो युद्ध के मैदान में मारा गया कौन, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किसने हराया, बाबर। कब हराया, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्त, ये सत्य बात है कि जब बाबर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके पास कोई एकदम मजबूत सेनाएं नहीं थी जितना कि इब्राहिम लोदी के पास था। इब्राहिम लोदी के पास जितना सेना था उतना बाबर के पास सेना नहीं था, फिर भी कैसे इसको हरा दिया भाई। तो इसको राणा सांगा ने सहयोग दिया था और साथ ही में साथ दौलत खां आलम खां ने सहयोग दिया था। और मेन जो हारने का कारण हो गया वो है जानते हैं क्या, इस युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग कर दिया। तो अब सोच लीजिए आगे पास कितना भी सेना हो, अब मान लीजिए आपके पास 10,000 आदमी हो डंडा लेकर के, एक रहेगा ना राइफल लेकर के, तो सबको मार देगा। तोप है भाई, तोप जहाँ चलेगा तो पूरा तगड़ा चीज होती है, तो किसी को भी भ्रष्ट कर देगा। तो इस युद्ध में बाबर के सफलता के मेन कारण रहा तोप का प्रयोग। इस युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग किया। देखिए प्रथम बार तोप खाना का प्रयोग किया गया, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया और इसी के बल पर बाबर ने इस जीत को जीत गया। नहीं रहता तो इब्राहिम लोदी उतना भी कमजोर शासक नहीं था। ये तो घर था ना भाई दिल्ली, ये तो विदेश से आया था, विदेशी था वो तो बाबर, ये तो यहीं पर शासन कर रहा था, लेकिन तोप की वजह से ही बाबर जीत गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब तोप का प्रयोग से जीत गया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब एक क्वेश्चन पूछा कि तोप को सजाने के लिए कौन से विधि का उपयोग किया गया है, यानी देखिए
तोप को मतलब किस तरह से रखना है। अब मान लीजिए कि ये हो गया मैदान, लड़ाई के मैदान हो गया, ये वाला ये मैदान हो गया, इधर से आ गया बाबर, इधर से इब्राहिम लोधी। तो बाबर ने एक यहाँ तोप लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, बीच में घर छोड़ दिया, मतलब इस तरह से सजाया था तोप को। तो क्वेश्चन पूछाता है कि बाबर ने तोप को सजाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया था, तो वो किया था उस्मानिया विधि का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर ने तोप को सजाने के लिए किस विधि का उपयोग किया, उस्मानिया विधि का। देखिए तोप को सजाने के लिए उस्मानिया विधि का प्रयोग किया गया था। क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया, तोप सज गया। तोप का जो संचालन कर रहा था वो कौन था। देखिए दोस्त, तोप चलाना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए राइफल बंदूक चलाना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है जो लोग देखा नहीं है, और जो लोग देखा है जानते वो लोग बड़ी बात नहीं, लेकिन तोप चलाना बहुत बड़ी बात होती है। कैसे, तो सबसे बढ़िया जब तोप ऐसे होता है ना, जो उसका मुंह जो होता है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, एंगल का सही मिलान होना चाहिए। और नहीं तो होगा ना कि भारत से पाकिस्तान में युद्ध हो गया, अब भारत की सीमा से पाकिस्तान पर तोप छोड़ना है, अब थोड़ा सा ऊपर में उठ गया ना तो पाकिस्तान क्रॉस हो गया, अफगानिस्तान में घुस जाएगा। तो पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, लाइट कट गया, 1 मिनट। चलिए लाइट चला गया था, इन्वर्टर चालू हो गया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो मैंने क्या बताया कि तोप को चलाने के लिए आपको जानकारी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सुनिए कि पाकिस्तान पर गिराना है, मुंह ऊपर तक गिरा अफगानिस्तान पे, तो हो गया पंगा। तो इसलिए इसे बहुत टैलेंटेड आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको तरीका होना चाहिए चलाने का। तो बाबर के तरफ जो तोप का जो संचालन कर रहा था मेन, वो कौन था भाई, तो देखिए तोप को संचालन कर रहा था, उसका नाम था उस्ताद अली। देखिए उस्ताद अली कुल्ली, तोप को जो संचालन कर रहा था वो था उस्ताद अली कुल्ली। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर का जो पानीपत के युद्ध में बाबर की तरफ से तोप का संचालन कौन कर रहा था, तो क्या बोलिएगा, उस्ताद अली कुल्ली ने जो था तोप का संचालन कर रहा था। साथ ही साथ जो बंदूक का संचालन, जो कि राइफल बंदूक जो भी उसमें जो भी था उसका संचालन कर रहा था। तो बंदूकधारियों का जो संचालन था, देखिए संचालन का बंदूकधारी मतलब देखिए संचालन का बंदूक तो बहुत सारे लेके यूज में रहते हैं, लेकिन उसको मान लें कि गाइडलाइन करने वाला कौन था, कैसे क्या करना है। तो बंदूकधारियों का जो संचालन कर रहा था, गाइडलाइन जो कर रहा था, उसका नाम था देखिए यहाँ पे उस्ताद मुस्तफा। बंदूकधारियों का संचालन उस्ताद मुस्तफा द्वारा किया जा रहा था। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछेगा कि तोपों का संचालन उस्ताद अली कुल्ली, अब बंदूकों का संचालन तो ये हो गया उस्ताद मुस्तफा के द्वारा किया जा रहा था। क्लियर हो गया। अब देखिए बाबर ने इस युद्ध को जीत गया तो स्वयं बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया। क्वेश्चन आएगा कि बाबर ने स्वयं को बादशाह कब घोषित किया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। इसके बाद देखिए 1526 ईस्वी में, अब मान लीजिए कि यहाँ पर लोग आमंत्रित दे ही दिया, आ ही गया, जीत गया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो क्या हुआ कि अब युद्ध में इब्राहिम हारा गया, हारने के बाद दिल्ली में आ गए बाबर। तो दौलत खान आलम का कह रहा है बाबर तू तो जीत मार दिया ना, जो लेना है लेके चले जाओ। राणा सांगा ही बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, मार दिया ना इसको इब्राहिम को, जाओ लेकर के। बाबर बोले हाँ ये क्या बोल रहा है, हम जाने के लिए आए हैं, हम नहीं जाएंगे। बोला अरे ये तो नहीं जाएगा, बाबा नहीं जाएंगे, हम क्या करना है सो कर लो। तो अब तो हो गया ना भाई पंगा। अब पंगा क्या होगा और देखिए मैं दिखाता हूं, 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए तो जब बाबर ने जब इब्राहिम लोधी को मार दिया, हरा दिया, मारने के बाद दिल्ली पर आता है और एक वंश का स्थापना करता है, उसी को मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फाइनली 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था। 1526 में 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना, युद्ध की स्थापना की। 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना करता है कौन, बाबर। युद्ध के पश्चात इस युद्ध को देखते हुए लोगों ने बाबर को कालंदर का उपाधि दिया, कालंदर का। तो कालंदर का उपाधि बाबर को कब मिला, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। इस युद्ध के पश्चात ही लोगों ने उसे कालंदर का उपाधि दिया था। तो समझ में आ गया, पानीपत का प्रथम युद्ध आपको करा दिए, खत्म हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। अच्छा से रिवाइज किया। देखिए
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इस युद्ध में प्रथम बार तोप खाना का प्रयोग किया गया और तोप का जो सजाने के लिए जो विधि का प्रयोग किया गया था वो था उस्मानिया विधि का प्रयोग किया गया था। तोप का संचालन जो कर रहा था वो था उस्ताद अली कुली और बंदूकधारियों का संचालन कर रहा था वो था उस्ताद मुस्तफा के द्वारा किया गया था। इस युद्ध में बाबर ने 1526 में स्वयं को बादशाह घोषित किया। साथ ही साथ इसके पश्चात बाबर को लोगों ने इसे गाजी का उपाधि धारण कलंदर का उपाधि दिया। तो क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्या हुआ। अब ये तो हो गया। अब राणा संग पानीपत का प्रथम युद्ध करने के बाद दिल्ली पर अधिकार कर दिया और राणा संग बोल रहा है बाबर जाओ। बाबर नहीं जाएंगे तो राणा संग नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे। तो राणा संग रोको हम तुमको बताते हैं। फिर क्या बताएगा बताओ? बाबर बोला। तब राणा संगा और बाबर तो यहाँ पे है, राणा संगा यहाँ पे, अब जा नहीं रहा है। तब राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध होगा। राणा संगा बोला रोको हम तुमको खदेड़ते हैं। बोला देखा खदेड़ के। राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध भाई? तो उस युद्ध को खानावा का युद्ध कहते हैं जो कि 1527 ईस्वी में हुआ। अब समझ आ गया खानावा युद्ध क्यों हुआ भाई? राणा संगा के भी तो राणा संगा भगाना चाहता था बाबर को, उसको आमंत्रित करने के बाद वो नहीं जा रहा था जिसके कारण युद्ध हुआ। कौन? खानावा का युद्ध 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर एवं राणा संगा के बीच युद्ध हुआ। कौन सा? बाबर ने राणा संगा को इस युद्ध में पराजित कर लिया था। बाबर ने इस युद्ध में राणा संगा को पराजित कर लिया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राणा संगा है भाई कोई लोल आदमी नहीं था। वो भी एक अपने आप में हिम्मत रखता था और वो इतना आसानी से हारने वाला नहीं था। हारने का मेन कारण क्या हुआ? पहली बात कि बाबर ने वो युद्ध करता ही रह गया। अब पहले अपना क्षेत्र में किया, फिर भारत में एंट्री किया युद्ध करते रहा। इसके कारण से सेना भी थक गया था, लोग बहुत सारे सेनाएं थक गई थी। लेकिन सेना में उबाल आने के लिए, तूफान आने के लिए खानावा के युद्ध में इसने एक नारा दिया, सैनिकों को एक नारा दिया। कौन सा? एक जिहाद का नारा दिया। कौन सा? तो बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, अपने सेना को पूरा एकत्रित किया और जिहाद का नारा दिया। और जिहाद के मतलब समझते हैं क्या होता है? जिहाद का मतलब कि इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। अब धर्म युद्ध बता दिया, बोला कि हमारा इस्लाम है, इस्लाम के लिए बचाने के हम धर्म युद्ध करेंगे राणा संगा के साथ। अब बताइए, यहाँ धर्म जातिवाद की बात आता है ना, तो जिसका नहीं भी मन होगा तो मन रहता है शरीर में डबल खून हो जाती है। अरे जाति धर्म ऐसा चीज है भाई, लोग के खो जाते हैं, अंधविश्वास में चले जाते हैं धर्म जाति के पीछे। अब जाति धर्म में फंसा दिया और जितना भी सेना था बोला कि हमारा धर्म युद्ध है, हमारा इस्लाम के लिए एक। अब जितना भी सेना था वो लोग उमंग आ गया, हमारा धर्म के लिए युद्ध होगा, धर्म को बचाना है। और जितना भी सेना थकी थी फिर से जोश आ गया, उबाल आ गया। और यही कारण था बाबर को इस युद्ध में जीत हासिल करने का। जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब कि धर्म के, देखिए जिहाद का मतलब होता है कि इस्लाम के रक्षा के धर्म युद्ध। बाबर ने बोला कि हमारा धर्म युद्ध है, जितना भी सेना था उबाल आ गया, फिर से लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और इसी युद्ध के कारण बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर लिया। देखिए मैं बताया ना, धर्म जाति ऐसा चीज होती है कि आदमी कुछ भी, देखिए कभी भी नेता विधायक, कोई भी एमएलए एमपी जो भी इलेक्शन होती है, गांव ही में देखिए ना, गांव में मुखिया सरपंच इलेक्शन होता है तो अधिकांश जो जिस जाति का उसी जाति को वोट देगा। कभी कोई कहता है जो प्रत्याशी कि मैं जो जात के उसी जात के भेंट लूंगा, नहीं। लेकिन जो लोग वोट देने वाला है बोले नहीं वो हमारा जात का है, हम उसी को देंगे, वो मेरे को हेल्प करेगा। लोग ऐसा ही सोचते हैं। वैसा ही मतलब जाति धर्म से चीज होती है। उसी को नारा दे करके बाबर ने इस युद्ध में जीत गया और राणा सांगा को हरा दिया। तो इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया। साथ ही साथ इस युद्ध के पश्चात बाबर ने एक उपाधि धारण की, क्या है? गाजी की। इस युद्ध के पश्चात गाजी का उपाधि धारण किया किसने? बाबर ने। फाइनली इस युद्ध में बाबर की जीत होती है, राणा सांगा को हार जाती है। तो चलिए आज हमको क्या करा दिए? पानीपत का युद्ध करा दिया, खानावा का युद्ध करा दिया। दो युद्ध और कराते हैं। कौन सा? चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं देखिए स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आप नोट कर लीजिएगा पेन बुक से। तो स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक फिर इसको हम समझाते हैं।
चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे चंदेरी का युद्ध। यानी तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में लड़ा गया। तो देखिए चंदेरी का युद्ध, लाइट कट गया, 1 मिनट। तो लाइट का प्रॉब्लम है दोस्त, कभी आ रहा है तो इन्वर्टर ऑफ रहा है तो लाइन आ जा रहा है। चलिए अभी ठीक रहेगा। तो देखिए फाइनली क्या हुआ कि चंदेरी का युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध किसके थे? देखिए मालवा एवं बुंदेलखंड, मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक जगह है। वो महत्वपूर्ण जगह था। कैसे? व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था, वही पर हुआ था इस युद्ध को। तो देखिए चंदेरी का युद्ध कब? 1528 में मालवा एवं बुंदेलखंड, मालवा बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक व्यापारिक केंद्र था एवं राजनीतिक केंद्र था। ये यहीं पे इस युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने राजपूत के सरदार थे जिसका नाम था मेदिनी राय को पराजित किया। देखिए इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। मेदिनी राय कौन थे भाई? तो मेदिनी राय यह एक राजपूत के सरदार थे, और ये भी बताया जाता है कि ये राणा सांगा के भी से मतलब रिलेशन रखते थे। तो राणा सांगा के सरदार भी पहले रह चुके थे, और ये राजपूत के शासक थे, राजपूत शासक थे ये मेदिनी राय। इनके बीच में युद्ध हुआ था। देखिए ऑलरेडी क्यों हुआ कि देखिए ऑलरेडी बाबर ने राणा सांगा को तो पराजित कर दिया खानवा के युद्ध में। इसके बाद उसको देखते हुए मेदिनी राय उसी के रिलेशन रखते थे। मेदिनी राय भी सोचते थे उसको हराना भगाना, वो भी नहीं जाना चाहता था। इसको लेकर के युद्ध हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। मेदिनी राय राजपूत सरदार थे। अब आगे देखते हैं। जब इस युद्ध में जब मेदिनी राय को हरा दिया बाबर ने, तब मेरे नजर से बाबर ने यहाँ पे एक गलत काम किया है। ये सब कोई बोलेगा चलो भाई तुम्हारा उसके साथ आपसी दुख युद्ध था, अलग बात है, चलो युद्ध किया, मारा गया, हरा दिया, अलग बात है। इस युद्ध के पश्चात मेदिनी राय के 2 पुत्री थी। इस युद्ध में मेदिनी राय हराने के बाद मेदिनी राय के 2 पुत्री थी, और दोनों पुत्रियों को बाबर ने अपने लड़का हुमायूं तथा कमरान को उपहार में दे दिया कि लोग तुमको एक उपहार दे रहे हैं। तो ये गलत चीज है ना भाई, किसी को लड़की है तो ये गलत बात है। बट क्या कीजिए, वो किया तो कुछ नहीं किया जा सकता है, बट ये गलत बात है। ठीक है, हुमायूं मेदिनी राय के 2 पुत्री, मेदिनी राय के 2 पुत्री को अपने पुत्र हुमायूं एवं कमरान को उपहार में दे दिया। यानी इस युद्ध में के दौरान बाबर ने अपने मेदिनी राय के 2 पुत्रियों को अपने लड़का हुमायूं तथा कमरान को उपहार स्वरूप दे दिया था। फाइनली बाबर ने इस युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया था। ये कंटिन्यू युद्ध ही करता था भाई। सेना कितना उसको मतलब युद्ध करेगा, हर बार युद्ध, लेकिन इसमें भी जिहाद का नारा दे दिया। जिहाद मतलब क्या बोलता है? ये हमारा धर्म के खिलाफ युद्ध है, धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के खिलाफ, ऐसे पूरा बढ़ावा दे दिया सेना में। अब उसको धर्म को लेकर के युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया था कौन? बाबर ने। तो फिर इस युद्ध को भी जीत गया। तो चंदेरी का युद्ध खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं फाइनली घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए तो घाघरा युद्ध कब हुआ था? ये था 1529 ईस्वी में, 1529। देखिए बाबर ने अफगान शासक मोहम्मद लोदी को पराजित किया। यानी बाबर और अफगानों के साथ में युद्ध हुआ था, और अफगान के जो शासक थे वो थे जिनका नाम था, यहाँ पर देखिए नाम था मोहम्मद लोदी। तो घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर तथा अफगानों के बीच। अफगानों में कौन था? तो मोहम्मद लोदी थे। तो बाबर ने अफगान शासक मोहम्मद लोदी को पराजित किया। यानी इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। कैसे? तो देखिए बाबर ने अफगान शासक, यानी इसमें अफगानों के साथ युद्ध, बाबर अफगान के भी, अफगान की तरफ से कौन थे? तो मोहम्मद लोदी थे, उनको पराजित किया। क्लियर? यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध है। यानी 1529 में जो बाबर लड़ा गया था, इसका अंतिम युद्ध है। इस युद्ध के बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए तो क्या हुआ कि बाबर द्वारा लड़ा गया है, यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में तो जीत तो जाता है, लेकिन इसका यह अंतिम युद्ध होता है। रीजन
कि युद्ध को जीतने के 1 साल के बाद ही अपनी पूरी सत्ता में अपने जो जो युद्ध जीता था, जो क्षेत्र जीता था, उसका सदुपयोग नहीं कर पाया। अब मान लीजिए कोई भी आप काम करते हैं, अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई काम करता है, आप मान लीजिए खेत में काम करते हैं, आप फसल लगा दी, लगाने के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका उपभोग नहीं कर पाए तो क्या फायदा। तो इतना युद्ध करके पूरा बचाव किया बाबर, लेकिन 1 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध के बाद 26 दिसंबर, एक इसको याद रखिएगा, बाबर का अंतिम युद्ध था 26 दिसंबर 1530 में, एक ईस्वी है 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। यानी इस युद्ध के बाद ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होता है तो बाबर को एक क्वेश्चन बहुत ही टॉप पूछता है। इसमें सीजीएल में क्वेश्चन आया था 2016 या 17 में। क्या क्वेश्चन आया था कि बाबर की मृत्यु के बाद उसका शव को फाइनली अंतिम रूप से कहां दफनाया गया। क्या बाबर की मृत्यु होने के बाद उसका शव को अंतिम रूप से कहां दफनाया गया, अब बताइए। तो देखिए, बाबर की मृत्यु हो गया तो सबसे पहले उसको शव को आगरा में एक है आराम बाग, उसमें दफनाया गया। देखिए, इसके शव को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आराम बाग, भाई उसको वहां पर आराम करता था, जाकर आराम बाग, मस्त नाम भी आराम करने वाला, शव को भी आराम बाग में जाओ तो आराम करते रहो। तो बाबर के शव को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में, आगरा में स्थित आराम बाग में दफनाया गया। फिर बाद में उसे वहां से ले जाकर के काबुल में दफनाया गया। तो दो यहां से क्वेश्चन निकल कर आती है। देखिए, उसको सबसे पहले आगरा में दफनाया गया, आगरा के बाद उसको फिर आराम बाग, आगरा के मतलब कहा, उसके शव को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, आराम बाग के बाद उसे फिर काबुल में दफनाया गया। यानी आराम बाग में उसे दफनाया गया, फिर उसके बाद उसे उसको 2 जगह दफनाया गया, लास्ट में उससे वहां से ले जा करके फिर उसको काबुल में भी दफनाया गया। तो क्लियर है यहाँ तक, आपको समझ में आ गया घाघरा का युद्ध। यानी घाघरा का युद्ध एक बार रिकॉल करते हैं, समझ में आएगा आपको। घाघरा का युद्ध कैसे हुआ, तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ, बाबर तथा अफगान शासक मोहम्मद लुगदी के बीच में हुआ है। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बाबर के शव को पहले आगरा में दफनाया गया, आगरा के बाद उसको फिर जाकर के काबुल में दफनाया गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, इधर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बाबर के बातें जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, बाबर ने रचनाएं भी क्या है, तो जैसे में बाबर की प्रमुख रचना है तुजुक ए बाबरी। बाबर के प्रमुख रचना सबसे प्रमुख तुजुक ए बाबरी, जो कि बाद में इसे बाबरनामा के रूप में जाना गया, क्योंकि ये पहले तुर्की भाषा में लिखा था, फिर बाद में इसे जाकर के अनुवाद किया गया, लास्ट में इसे बाबरनामा कहा गया। दूसरी रचना किया था सियाल ए उसज, जिसे खत ए बाबरी कहा गया। दूसरा रचना सियाल ए उसज, जिसे खत ए बाबरी कहा गया। क्वेश्चन आया है दोस्त, ऑलरेडी आया है कि खत ए बाबरी किसके द्वारा लिखा गया, और कभी कभी खत ए बाबरी ही पूछता है, नहीं तो कभी कभी क्या में 1-2 बार आया है सियाल ए उसज किसकी रचना है, ये है बाबर की, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद इसने क्या किया कि इसने कुछ सिक्का भी बाबर चलाया था उसे अपने जब सत्ता में, जिससे शाहरुख सिक्का चलाया था। शाहरुख जो सिक्का था वो किसका? चांदी का सिक्का था। तो शाहरुख की कैसा चांदी का सिक्का था चलाया गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए, मुबैयाम पद शैली का शुरुआत हुआ है। इसके बाद मतलब उसी के टाइम में मुबैयाम पद शैली का शुरुआत हुआ। तो दोस्त, बाबर से संबंधित आपका पूर्ण तरफ से मुगल वंश बाबर खत्म कर चुके हैं। यानी मुगल वंश में प्रथम शासक बाबर, जिसको जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बोलते हैं, कल सब बताए कल के वीडियो में। तो देखिए, बाबर पूर्ण तरफ से खत्म हो गया। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बाबर का इसके बाद बाबर की मृत्यु हुआ ना 1530 में, इसके बाद इसका एक लड़का अब शासक बनेगा जिसका नाम है हुमायूं। बाबर कितने? 4 लड़के में सबसे योग्य था हुमायूं। तो अब इसका बाद जो आएगा हुमायूं आएगा। अब हुमायूं इतना रोमांटिक, मतलब इतना टॉप मजा वाला कहानी है ना, कि कहानी के माध्यम से आपको दिमाग में अच्छा से सेट करेंगे। हुमायूं, कल हमारा क्लास रहेगा बाबर के बाद
हुमायूं। तो ये पूर्ण रूप से खत्म हो चुका बाबर। तो कल का वीडियो, आज के वीडियो में पूरा खत्म कर चुके हैं। आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद।